ऐसा क्यों नहीं कि पास्ट से पास्ट में ही चले जाओ। देखिए जनरल रिलेटिविटी क्या बता पाती है हमें कि क्या डिफरेंस होता है पास्ट में और फ्यूचर में? द आंसर इज नो। पास्ट में कम रैंडमनेस थी एज कंपेयर टू अब। क्या मैं उन एटम्स का यूज करके दोबारा इस एप्पल को बना सकता हूं? कि ये है क्वांटम मैकेनिक्स की श्रोडिंगर इक्वेशन। देखो इसमें सब माना जाता है कि भाई टाइम जैसी चीज शायद एग्जिस्ट ही नहीं करती। स्ट्रिंग थ्योरी बोलती है टाइम्स डायरेक्शन इज जस्ट बुक कीपिंग फॉर इंफॉर्मेशन। लूप क्वांटम ग्रेविटी में अगर तुम लोग ये चीज देखोगे, सबसे खतरनाक सबसे तगड़ी मशीन क्या है एंट्रोपी को एक्सप्लेन करने के लिए? दैट इज ब्लैक होल। क्यों होता है कि समय हमेशा पास्ट से फ्यूचर की तरफ जाता है? बीच में कुछ प्रेजेंट जैसी चीज आती है जिसमें हम लोग अभी बैठ के, मैं एटलीस्ट बैठ के वीडियो बना रहा हूं और तुम लोग सुन रहे हो। क्यों टाइम के पास एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है फ्रॉम पास्ट टू फ्यूचर? सोचना। ऐसा क्यों नहीं कि पास्ट से पास्ट में ही चले जाओ? क्या ऐसी स्पेशलिटी है फ्यूचर के पास कि समय को जाना ही पड़ता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक? तो मेरे पीछे वो डायग्राम्स देख रहे होंगे ना, मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ जितनी भी फिजिक्स में थ्योरीज हैं उनको यूज करके मैं आज बताने वाला हूँ क्या डिफरेंस है पास्ट और फ्यूचर में। क्यों समय अलग अलग लगता है पास्ट में एज कंपेयर टू फ्यूचर में? पास्ट वो समय है जो बीत चुका है, जिसमें अब जो हमारे पास जिसका एक्सेस नहीं है, मैं चेंज नहीं कर सकता चीजों को मोस्ट प्रोबेबली। लेकिन फ्यूचर एक ऐसी चीज है जिसको जो मेरे अभी के डिसीजन, प्रेजेंट के डिसीजन डिसाइड करने वाले हैं कि किस फ्यूचर में मैं एंटर करने वाला हूं। देयर आर मैनी पॉसिबिलिटीज ऑफ फ्यूचर। अभी मैं ये अपने ग्लास में से एक मैंने घुट पानी का भी है फॉर एग्जाम्पल, तो कुछ अलग तरीके से फ्यूचर होने वाला है एज कंपेयर टू अगर मैं ना पीता। तो इतनी छोटी छोटी चीजें भी अलग अलग फ्यूचर के टाइमलाइंस को कैसे कंट्रीब्यूट करती हैं आज वो बताने वाला हूं। हमेशा की तरह ये रही मेरी डायरी। देखो ये तुमने पहले भी देखी होगी ना, ये है रोजर पेनरोज का ओरिजिनल डायग्राम ब्लैक होल का, इसके नीचे भी लिखा भी हुआ। और ये है हमारे चाचा आइंस्टाइन। तो सबसे पहले इन्हीं की थ्योरी से स्टार्ट करते हैं कि जनरल रिलेटिविटी क्या बता पाती है हमें कि क्या डिफरेंस होता है पास्ट में और फ्यूचर में? द आंसर इज नो, नहीं बता पाती। दिक्कत है ये जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, हालांकि बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल है। कितनी बार इसे सही साबित किया जा चुका, कितने सारे प्रूफ है हमारे पास। ग्रेविटेशनल लेंसिंग हो, ब्लैक होल्स हो, ग्रेविटेशनल वेव्स हो, कितने ही प्रूफ्स हैं भाई साहब इसके। लेकिन स्टिल इट इज सिमेट्रिक इन टाइम। जैसे ये इक्वेशंस काम करती हैं फ्यूचर के लिए, एग्जैक्टली बिल्कुल सेम वैसे ही काम करती है पास्ट के लिए भी। ये नहीं बता सकती कि किस टाइम की बात हो रही है, कुछ डिफरेंस नहीं बता पाती है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की इक्वेशंस। टू बी मोर स्पेसिफिक, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। मैंने यहाँ पे ये डायग्राम देखो, ध्यान से देखो, ये छोटा सा हमें एक डायग्राम दिख रहा है। ये डायग्राम हमारे पास एक कोन की तरह है। ऊपर है फ्यूचर कोन, नीचे है पास्ट कोन, मतलब, और बीच में हूं मैं फॉर एग्जाम्पल। पास्ट वो चीजें हैं जिसका मेरे पास एक्सेस नहीं है, जिसकी वजह से मैं यहां पे हूं जो भी हूं। और ये जो फ्यूचर लाइट कोन है, ये वो वाला लाइट कोन है जिसमें मैं जा सकता हूं, जिसके मेरे पास एक्सेस है। मैंने यहाँ पे, अगर तुम शॉर्ट में देखोगे तो चीजें लिखी भी हुई है। ऊपर वाले के लिए मैंने फ्यूचर लाइट कोन के लिए लिखा है इवेंट्स यू कैन इन्फ्लुएंस, जो मेरे हाथ में, जो मैं इन्फ्लुएंस कर सकता हूं। और पास्ट लाइट कोन मतलब पास्ट वाला जो समय था, ये पूरा का पूरा मेरा पास्ट है बाय द वे। ये जो नीचे दिख रहा है कोन के, ये कोन के नीचे मेरा पूरा का पूरा पास्ट है, जिसने मुझे इन्फ्लुएंस किया, जो मुझे इन्फ्लुएंस कर सकता है, दैट इज पास्ट एंड देयर इज नो डिफरेंस। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो कोजल हमें सिमिट्री दिख रही है हमें कि कैसे पास्ट से प्रेजेंट से फ्यूचर में चीजें जाती हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने की कोशिश करें तो दिक्कत आ जाती है। पॉसिबल ही नहीं है इस डायग्राम में से। इट इज नॉट पॉसिबल कि अगर मैं ऊपर वाले कोन में से, ये ऊपर वाले कोन में से घूम के नीचे की तरफ आना चाहूं तो मेरी स्पीड होनी चाहिए मोर देन द स्पीड ऑफ लाइट, विच इज नॉट पॉसिबल इन आवर यूनिवर्स। ऐसा नहीं होता है। इसको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था अपनी एक पहली, जब मैंने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की एक डिटेल में वीडियो बनाई थी, तो काफी अच्छा रिस्पॉन्स भी था उस पर, उसमें जरूर चेकआउट करना। बट फिलहाल के लिए हमारा अभी तक हम यहां तक पहुंचे कि ग्रेविटी या फिर जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमें नहीं बता पा रही है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर। क्या है समय में, क्या है डिफरेंस? ऐसा क्या स्पेशलिटी है पास्ट के पास कि उसको
पास्ट के समय के पास कि उसको आगे ही जाना होता है। और मैं डिफरेंस कैसे बताऊं कि ये पास्ट है, ये फ्यूचर है? क्या हमारे पास फिजिक्स में ऐसी कोई इक्वेशंस हैं जो मुझे एकदम ही बता देंगी कि भाई ये पास्ट है और ये फ्यूचर है? द आंसर इज हमारे पास इक्वेशंस हैं, लेकिन मैं उससे पहले कुछ और चीजें बताना चाहूंगा, जैसे ग्रेविटी। अब एक दिमाग घुमाने वाली चीज बताता हूं। आज तक हमने क्या सुना था, एंट्रोपी का मतलब क्या होता है? एंट्रोपी वर्ड मैं क्यों लेके आ रहा हूं? इसलिए क्योंकि एक ही ऐसी चीज है हमारे यूनिवर्स में विच इज सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो हमें बताता है कि पास्ट और फ्यूचर में क्या डिफरेंस होता है। मैं बिल्कुल सिंपल साधारण भाषा में बोलना चाहूं तो रैंडमनेस। पास्ट में कम रैंडमनेस थी एज कंपेयर टू अब। तो हमेशा हमारा यूनिवर्स फैल रहा है, रैंडमनेस बढ़ रही है। थोड़ी सी टेक्निकल लैंग्वेज में बोलना चाहूं तो फॉर एग्जांपल मुझे ये ग्लास है और इसके अंदर गर्म पानी है। आई डोंट थिंक सो कि तुम इसमें देख पा रहे होंगे, लेकिन ये गर्म पानी है इसके अंदर फॉर एग्जांपल। मुझे बाहर से इसके मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर पे कोई फर्क ना पड़े, इसकी जो मैक्रोस्कोपिक स्टेट है, जो इसका टेम्परेचर है, जो प्रेशर है, या फिर जो वॉल्यूम है इसको, उसमें कुछ चेंज ना पड़े, लेकिन इसके अंदर अगर मैं माइक्रोस्कोपिक चीज बन जाऊं, इसके अंदर जाकर चीजों को चेंज कर दूं, सच दैट इसकी जो मैक्रोस्कोपिक स्टेट है, जो टेम्परेचर, वॉल्यूम या फिर मैंने प्रेशर के बारे में बताया, वो चेंज ना हो। मैं इसके मॉलिक्यूल्स इधर उधर कर सकता हूं, मैं मॉलिक्यूल्स को टकरा सकता हूं। कितनी डिफरेंट नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स, उतनी ही ज्यादा एंट्रोपी होती है। अगर मेरा एक बिखरा हुआ रूम है, देयर एग्जिस्ट मोर नंबर ऑफ वेज जिसमें मैं अपने रूम को एकदम गंदा सा बना सकता हूं, एज कंपेयर टू देयर आर वेरी लेस नंबर ऑफ स्टेट्स, कंडीशंस जिसमें मेरा रूम एकदम साफ सुथरा सा हो सकता है। और हमारा यूनिवर्स फ्लो करता है फ्रॉम लेस ऑन एंट्रोपी टू हायर एंट्रोपी। नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स जो है ना, कितने तरीके से मैं अरेंज कर सकता हूं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चीजों को, एटम्स को, मॉलिक्यूल्स को मैं कितनी तरीके से अरेंज कर सकता हूं, दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू माइक्रो एंट्रोपी। ये बोल्ट्जमैन ने डेफिनेशन दी थी। ये माइक्रो स्टेट जैसा वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा यूनिवर्स उस चीज को ज्यादा प्रेफरेंस देता है जिसके पास ज्यादा एंट्रोपी है। मैं अभी किसी की तो कन्वर्सेशन देख रहा था, मेरे को ध्यान नहीं है किसकी थी वो, और उसमें ऐसा बोल रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, अगर एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है तो कैसे इंसान बन गए, कैसे स्ट्रक्चर्ड चीजें आ गई। तो मैं इसका आंसर देना चाहूंगा कि भाई ओवरऑल एंट्रोपी के बारे में हमने हमेशा स्टेटमेंट दिया। हम ये नहीं कहते एंट्रोपी इस पानी की। ऐसे तो रेफ्रिजरेटर मैजिक लगने चाहिए उन लोगों को जिन्होंने ये बात बोली थी। रेफ्रिजरेटर के अंदर क्या होता है कि चीजें तो ठंडी हो जाती, हीट तो कोल्डर बॉडी से निकाल लेते हैं हम। ये तो नहीं होना चाहिए था। इसका मतलब है ओवरऑल एंट्रोपी अगर तुम किचन में उसमें इंक्लूड कर दोगे तो ओवरऑल एंट्रोपी, एंट्रोपी का मतलब ओवरऑल रैंडमनेस या फिर ओवरऑल ओवरऑल माइक्रो स्टेट्स जो है ना वो बढ़ती हैं। अगर मैं इस पानी की भी अभी बात कर रहा हूं ना, तो इस समय ये उस स्टेट में जाएगा जहां पे ज्यादा नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स पॉसिबल है। हमारा नेचर ऐसे वर्क करता है। सबसे ज्यादा फंडामेंटल लॉ अगर मुझे बताना हुआ तुम लोगों को, दिस इज द वन। हमारा यूनिवर्स फ्लो करता है हमारा यूनिवर्स इवॉल्व करता है फ्रॉम अ स्टेट ऑफ लोअर एंट्रोपी टू हायर एंट्रोपी, एंड दैट इज वन ऑफ द मेन थिंग। अगर हमारे यूनिवर्स में हम जैसे लोग बने हैं, स्ट्रक्चर्ड चीजें बनी हैं, तो पक्का ओवरऑल यूनिवर्स की एंट्रोपी फिर भी बड़ी होगी। समझ पा रहे? रैंडमनेस ओवरऑल बड़ी होगी। मैं एक चीज बताता हूँ जो दिमाग घुमा देगी शायद। हमने आज तक एंट्रोपी के बारे में सुना था, रैंडमनेस अभी मैं भी तो यही बता रहा हूँ ना इतनी देर से। रैंडमनेस गैस में क्या होता है, अगर छोटी सी जगह पे तो कम रैंडमनेस है, कम नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स को एक्सप्लोर कर पाएगी गैस। और मैंने अपने हाथ में से छोड़ दी इस रूम में तो ज्यादा नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स मतलब कंडीशन, ज्यादा नंबर ऑफ जगहें ढूंढ पाएंगे वो मॉलिक्यूल्स एज कंपेयर टू जब वो मेरे हाथ में थे। तो गैस कहां से कहां जाएगी, फ्रॉम लोअर एंट्रोपी टू हायर एंट्रोपी। लेकिन ग्रेविटी में उल्टा होता है यार। ग्रेविटी में जो सिमिट्री होती है वो ज्यादा एंट्रोपी लेके आती है। सोच के देखो ये चीज, ग्रेविटी में जस्ट उल्टा होता है। हमारे यूनिवर्स पहले जब इनिशियल स्टेट उसकी थी, जब हमारे यूनिवर्स की, तो कम एंट्रोपी वाला था, कम रैंडमनेस थी। लेकिन जैसे जैसे हमारा यूनिवर्स फैल रहा है तो ग्रेविटी, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है या जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है, जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, वो भी अपना काम दिखाती है, वो भी रैंडमनेस बढ़ाने की कोशिश करती है। वो रैंडमनेस बढ़ाने के लिए हमारे यूनिवर्स में ब्लैक होल जैसी चीजें बनाती है। और ब्लैक होल, पूरे यूनिवर्स में ब्लैक होल के साइज की चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती जिसकी एंट्रोपी ब्लैक होल से ज्यादा हो।
सोच के देखो एक बार क्या बोला है। देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनीथिंग एज which has more randomness as compared to black hole. They have highest amount of entropy. अगर हम उसमें कुछ भी डाल देंगे तो सबसे ज्यादा रैंडमनेस पड़ेगी। अगर मैंने एक बुक को उठाया और ब्लैक होल के अंदर गिर दिया तो सबसे ज्यादा एंट्रोपी उसकी बढ़ेगी बुक की, जो बुक के मॉलिक्यूल से शायद उसके पे लिखी हुई जो इंफॉर्मेशन है वो गायब हो जाए, क्योंकि मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स में ब्रेक हो जाएगी। लेकिन उसके जो पार्टिकल्स है वो ज्यादा नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स को एक्सप्लोर कर पाएंगे। बाय द वे, इस प्रॉब्लम पे मैं आना चाहूंगा कि बुक की इंफॉर्मेशन जो वो डिस्ट्रॉय होगी या नहीं। वी हैव नो आंसर फॉर दिस एट द मोमेंट। कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं है। इसे बोलते हैं इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स। जो भी मैं फॉर एग्जांपल एक मिनट, फॉर एग्जांपल मैंने एक एप्पल लिया, ठीक है, मैंने एक एप्पल लिया और उसको उठा के ब्लैक होल के अंदर डाल दिया। ये एटम्स एटम्स में ब्रेक हो जाएगा, इसके सारे के सारे एटम्स अलग हो जाएंगे, मॉलिक्यूल्स अलग हो जाएंगे। क्या मैं उन एटम्स का यूज करके दोबारा इस एप्पल को बना सकता हूं? क्या उन एटम से वही इंफॉर्मेशन दोबारा निकाल सकता हूं, या वो इंफॉर्मेशन ब्लैक होल में डालते ही उसकी सिंगुलैरिटी की तरफ जाते ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी? दिस इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स। एंड द मोस्ट प्रोबेबल आंसर जिस पे ज्यादातर लोग एग्री करते हैं इज इंफॉर्मेशन डिस्ट्रॉय नहीं होती। इवन इवन स्टीफन हॉकिंग, जिन्होंने काफी ज्यादा काम किया ब्लैक होल्स पे, वो खुद भी बोलते थे कि इंफॉर्मेशन डिस्ट्रॉय हो जाती है, लेकिन इंफॉर्मेशन डिस्ट्रॉय नहीं होती। कहां जाती है इंफॉर्मेशन? इंफॉर्मेशन बाहर निकलती है, क्योंकि ब्लैक होल्स इवेपोरेट भी करते हैं। ब्लैक होल से कुछ रेडिएशंस निकलती हैं जिन्हें हम हॉकिंग रेडिएशंस बोलते हैं। अगर मैंने एक एप्पल को लिया, वीना को वापस लाना पड़ेगा। अगर मैंने अपनी एक दोस्त वीना को लिया और उसको धक्का दे दिया, जस्ट उल्टा करते हैं, अगर वीना ने मुझे धक्का दे दिया ब्लैक होल के अंदर, तो क्या वीना दोबारा राजन बना पाएगी? द आंसर इज यस। अगर उस ब्लैक होल में धक्का देते ही उसने सारी की सारी हॉकिंग रेडिएशंस को कलेक्ट कर लिया, तो उस हॉकिंग रेडिएशंस में इन प्रिंसिपल उस हॉकिंग रेडिएशंस का यूज करके दोबारा राजन बनाया जा सकता है। उस हॉकिंग रेडिएशंस के अंदर जो ब्लैक होल से रेडिएशंस निकल रही है ना, उसमें गिरे हुए राजन की भी इंफॉर्मेशन होगी। और ब्लैक होल इवेपोरेट करता है, जैसा कि मैंने बताया कि जैसे फॉर एग्जांपल एक मेरे पास एक लकड़ी है, उसको मैंने जला दिया, धीरे धीरे उसमें से उसके मॉलिक्यूल्स निकलते जाएंगे। वैसे ही ब्लैक होल के साथ भी होता है, धीरे धीरे उसका मास कम होता रहता है, कम होता रहता है। एक समय आता है जब ब्लैक होल्स भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं कंप्लीटली। इट हैपेंस ब्लैक होल्स के साथ भी, जिसे आज तक हम एटर्नल सोचते थे, जो कभी मरते ही नहीं है, वो भी खत्म होते हैं भाई। आज हमें समझ आया कि जो ग्रेविटी है, ये ग्रेविटी चीजों को बनाती है एंट्रोपी बनाने के लिए, एज कंपेयर टू फैलाती है। सोचो, बनाने में ज्यादा नंबर ऑफ स्टेट्स एक्सप्लोर कर सकती हैं चीजें एज कंपेयर टू फैलने में। अगर एक गिवन अमाउंट ऑफ मेरे पास मैटर है, तो उसमें ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन जो है वो कम नंबर ऑफ स्टेट्स को एक्सप्लोर करा पाएगी एज कंपेयर टू जब वो उसको एक स्ट्रक्चर दे देगी। तभी हमारे यूनिवर्स में स्ट्रक्चर्ड चीजें, ब्लैक होल, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज, राजन, तुम, वीना, सारे एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि ग्रेविटी में चीजें उल्टी होती है। ग्रेविटी तब ज्यादा एंट्रोपी को एक्सप्लोर कर पाती है, ज्यादा नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स को एक्सप्लोर कर पाती है, जब वो किसी चीज को स्ट्रक्चर दे दे। और सबसे ज्यादा एंट्रोपी कब बन सकती है? जब ब्लैक होल्स एग्जिस्ट करेंगे हमारे यूनिवर्स में। समझ आया? इसका मतलब है ओवरऑल अगर हम देखें, यहां लिखा भी हुआ, जनरल रिलेटिविटी डज नॉट एक्सप्लेन व्हाई यूनिवर्स स्टार्टेड स्मूथ, बट इट जस्ट इवॉल्व्स इट। जनरल रिलेटिविटी बता देगी कि होने क्या वाला है, ये नहीं बता पाएगी कि स्टार्टिंग में स्मूथ क्यों था, क्यों स्टार्टिंग में कम थी एंट्रोपी। वी हैव नो आइडिया फॉर दिस। मैं दूसरे पे आना चाहूंगा, क्वांटम मैकेनिक्स। अब एक मिनट, थोड़ा सा गला खराब है और वैसे भी अभी समय भी खराब चल रहा है। मैं काफी समय से अभी वीडियो नहीं डाल पा रहा था और आज ऐसे ही बैठा था और अपनी डायरी में कुछ कुछ लिख रहा था। तुम लोग देखोगे मैं आज वीडियो के लिए तो बहुत कम ही बोलने वाला हूँ, लेकिन मैंने बहुत सारा लिखा आज बैठ के, बहुत सारा एंट्रोपी के बारे में। और ये टाइप्स ऑफ एंट्रोपी है, ये वो है जो मुझे आज बोलना है। कुछ भी बोलने से पहले मैं अपने नोट्स बनाता हूँ हमेशा, जो भी पहले से फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता होगा। तो ऐसे ही रैंडम बैठा और मेरे दिमाग में काफी सारे थॉट थे और मैं सोच रहा था कि व्हाई पास्ट इज डिफरेंट फ्रॉम फ्यूचर। इस पर वीडियो तो बनती है। काफी दिन हो गए थे मैं इसके बारे में एक्सप्लोर कर रहा, जब जब मुझे समय मिलता जा रहा था और तब तब मैं इसमें नोट्स बनाता जा रहा था। जो मुझे मतलब क्लोजली फॉलो करते हैं उन्हें पता होगा कि पास्ट कुछ डेज काफी ज्यादा टफ थे मेरे लिए।
बट नाउ एवरीथिंग इज सॉर्टेड, अभी सारी चीजें सही हैं और आई एम हियर। आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो में। क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में मैं लास्ट टाइम अभी बता रहा था, लास्ट टाइम नहीं, अभी मैं क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में ये बता रहा था कि उसमें भी सेम ही है यार, उसमें भी सिमेट्री है। वो भी जैसे क्वांटम मैकेनिक्स की, ये है क्वांटम मैकेनिक्स की श्रोडिंगर इक्वेशन, देखो ये श्रोडिंगर इक्वेशन है। जैसे ये इक्वेशन वर्क करती है फ्यूचर के लिए, वैसे वर्क करती है पास्ट के लिए। सो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। कोई भी ऐसा इसमें एक ऐसा टूल नहीं है जो हमें बता दे कि भाई ये फ्यूचर की बात हो रही है और ये बात हो रही है पास्ट की। वी डोंट हैव एनीथिंग। एक चीज है, बस एक चीज है, विच इज मेजरमेंट। मेजरमेंट से पहले अगर फॉर एग्जांपल ये अगर एक एटम है, ये मेरे हाथ में एक एटम है, इसके अंदर ये है इलेक्ट्रॉन, फॉर एग्जांपल ये दिख रहा है ना छोटा सा, ये इलेक्ट्रॉन है। मैं जब तक नहीं देख रहा हूं ये इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। जैसे मैं देखूंगा एक स्टेट में आके गिर जाएगा। आउट ऑफ मैनी पॉसिबल स्टेट्स ये एक पॉसिबल स्टेट में आके गिर जाता है। इसका मतलब है बिफोर मेजरमेंट, आफ्टर मेजरमेंट। बता तो दिया हमने पास्ट और फ्यूचर में डिफरेंस। पहले इतनी सारी स्टेट और सडनली वेव फंक्शन कोलैप्स होता है। कोलैप्स वेव फंक्शन का मतलब होता है काफी सारी स्टेट्स। वेव वर्ड ही होता है ना, फैलना। अगर मैं कुछ भी बोल रहा हूं तो सिर्फ यहीं थोड़ी जा रही है मेरी आवाज, इतनी जगह पे जा रही होगी। वेव का मतलब है फैलना। लेकिन जैसे ही वो फैलाव में मैं मेजरमेंट करने की कोशिश करता हूं तो वो एक स्टेट में आके गिर जाता है पार्टिकल। पहले बहुत सारी पोजीशन पे था, मेरे देखते ही एक पोजीशन पे आ जाता है। क्यों होता है ऐसा? वी हैव नो आइडिया। व्हाट इज दिस मेजरमेंट? वी हैव नो आइडिया। देख रहे हो कितनी सारी पजल्स हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास आती है इंटरप्रिटेशंस। देयर आर मेनी इंटरप्रिटेशंस फॉर दिस। और कुछ कुछ इंटरप्रिटेशन तो ये भी कहते हैं कि जो कोलैप्स जैसा वर्ड है ना, ये सिर्फ बुक के लिए ही बनाया गया है, बुक कीपिंग वर्ड है। एक्चुअल में ऐसा कोलैप्स जैसी चीजें नहीं होती। फिर हमारे पास काफी सारे इंटरप्रिटेशंस आती हैं। एंड पैरेलल यूनिवर्स के बारे में कोई बोल देता है कि जैसे ही मैं मेजरमेंट करता हूं तो सारी पॉसिबिलिटीज होती हैं लेकिन अलग अलग यूनिवर्स में स्प्लिट हो जाते हैं। अगर 10 पॉसिबिलिटी हो सकते हैं तो 10 राजन स्प्लिट हो जाएंगे। मैं एक ही स्टेट में देखूंगा, कोई और राजन होगा वो दूसरी स्टेट में देखेगा, एंड अप टू सो ऑन। तुम लोग मुझे इस स्टेट में देख पा रहे हो, हम एक यूनिवर्स में हो। इस हिसाब से तो देयर आर इन्फिनिटली मैनी यूनिवर्सेस। यही इसकी प्रॉब्लम भी है, ये जो इंटरप्रिटेशन है। इसके अलावा भी बहुत सारे इंटरप्रिटेशन है। जैसे रोजर पेनरोस है, ग्रेट फिजिसिस्ट, वो कहते हैं कि इस कोलैप्स ऑफ वेव फंक्शन में ना कुछ लेना देना है ग्रेविटी का। ग्रेविटी के कारण वेव फंक्शन कोलैप्स होता है। कुछ लोग बिलीव करते हैं इसमें, कुछ लोग नहीं। वन ऑफ द थ्योरी इन विच आई बिलीव इन इज रिलेशनल क्वांटम मैकेनिक्स। मुझे मतलब बिलीव वर्ड तो यार क्या ही मतलब, ठीक है अगर तुम मेरे सर पे एक बंदूक रखोगे और पूछोगे आप किस इंटरप्रिटेशन में बिलीव करते हो, तो पहली बात तो बिलीव तो किसी में भी नहीं करता हूं। हमारे पास मैथमेटिक्स है और वो अच्छे से डिस्क्राइब करती है चीजों को। लेकिन अगर फिर भी तुम पूछोगे कौन सी आपको बढ़िया लगती है, तो मुझे बढ़िया लगती है रिलेशनल क्वांटम मैकेनिक्स, जो कि कहती है हमारे यूनिवर्स में अगर एक एटम की बात करें, उस एटम में इलेक्ट्रॉन कहां पे है? द आंसर इज इलेक्ट्रॉन डज नॉट एग्जिस्ट unless until something interacts with it। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, कोई भी चीजें एग्जिस्ट ही नहीं करती जब तक मुझसे इंटरेक्ट ना कर दे। तो हमारे ये यूनिवर्स कैसे एग्जिस्ट कर रहा है? इंटरेक्शंस की वजह से। देयर इज वेब ऑफ रियलिटी। मैंने किसी चीज को किसी चीज के साथ इंटरेक्ट किया है तो ये चीज अभी एग्जिस्ट कर रही है, ये एंटेंगल्ड हो चुकी है मेरे साथ। एंड अप टू सोन पूरा का पूरा यूनिवर्स जो है वो क्वांटम एंटेंगलमेंट की वजह से है। इतनी सारी जो हम चीजें देख पा रहे हैं, इट इज जस्ट बिकॉज वी आर इंटरेक्टिंग विद डिफरेंट थिंग्स। जस्ट अ थ्योरी, जस्ट एन इंटरप्रिटेशन इन विच आई बिलीव वर्ड तो नहीं बोलूंगा, बट ठीक है, मेरे को पसंद है ये बोलना, मतलब इसके बारे में पढ़ना। तो इसका मतलब है क्वांटम मैकेनिक्स भी हमारी हेल्प कर नहीं पाई। एंट्रोपी ही ऐसे लग रहा है जैसे वही बता पाएगी सिर्फ। एक क्वांटम ग्रेविटी की बात करना चाहूंगा। क्वांटम ग्रेविटी थ्योरी में सबसे ज्यादा अजीब है। इसमें ऐसा माना जाता है कि भाई टाइम जैसी चीज शायद एग्जिस्ट ही नहीं करती। अगर हम क्वांटम लेवल पे चले जाएं तो क्वांटम ग्रेविटी कहते हैं शायद स्पेस एंड टाइम के भी छोटे छोटे क्वांटा एग्जिस्ट करते हैं, पैकेट्स एग्जिस्ट करते हैं स्पेस टाइम के भी। एंड उस छोटे, सबसे छोटे, पूरे यूनिवर्स के सबसे छोटे पैकेट ऑफ टाइम में पास्ट क्या है, प्रेजेंट क्या है, वी हैव नो आइडिया कैसे उसे डिफाइन करें। और क्वांटम ग्रेविटी में कई सारे ऐसे फिजिसिस्ट हैं जो इसका आंसर देने की कोशिश करते हैं कि पास्ट एंड फ्यूचर आर जस्ट
जस्ट इमरजेंट थिंग्स, वो जैसे एक आउटकम है हमारे क्लासिकल वर्ल्ड की वजह से। फंडामेंटल लेवल पे देयर इज नथिंग एट ऑल विच कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर। कोई भी ऐसी चीज नहीं है, कोई भी ऐसा टूल नहीं है जो पास्ट और फ्यूचर को सेपरेट बता सके। वी हैव नथिंग फॉर दैट। नेक्स्ट टाइम जब मैं अभी ये वीडियो की प्रिपरेशन कर रहा था, तो मुझे ऐसा लगा यार, मैं रिसेंटली स्ट्रिंग थ्योरी के बारे में भी पढ़ रहा था, उसके में भी देखा जाए तो मुझे ऐसा पता लगा जो स्ट्रिंग थ्योरी की फंडामेंटल इक्वेशंस है, देखो मैंने यहाँ भी लिखा हुआ है, जो स्ट्रिंग थ्योरी की फंडामेंटल इक्वेशंस है वो भी टाइम सिमेट्रिक है। अब मैं सोच रहा था कि भाई कुछ तो एक्स्ट्रा डायमेंशंस होंगे, वो पास्ट में अलग होंगे, फ्यूचर में अलग होंगे, कुछ तो चेंज होगा। नथिंग एट ऑल। स्ट्रिंग थ्योरी बोलती है टाइम्स डायरेक्शन इज जस्ट बुक कीपिंग फॉर इंफॉर्मेशन, नॉट अ बिल्ट इन फ्यूचर। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर। स्ट्रिंग थ्योरी भी नहीं बताती है। और फिर अभी जो मैंने क्वांटम ग्रेविटी के बारे में बताया था, उसी में ही एक है लूप क्वांटम ग्रेविटी। और ये जो लूप क्वांटम ग्रेविटी है, इसके वन ऑफ द क्रिएटर हैं कार्लो रोविली, जिन्होंने रिलेशनल इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स दी थी, जो अभी मैंने एक्सप्लेन करी ना, भाई उन्हीं की ही ये दी हुई थ्योरी लूप क्वांटम ग्रेविटी। ये मानते हैं कि हमारे पूरे के पूरे यूनिवर्स में ना लूप्स एग्जिस्ट करती है। जैसे वो स्ट्रिंग थ्योरी है ना, स्ट्रिंग थ्योरी कहती है हमारे पूरे यूनिवर्स में जो पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये जितनी भी चीजें हैं, या क्वार्क्स, ये सारे के सारे फंडामेंटली देखेंगे दीज आर जस्ट स्ट्रिंग्स। और उस स्ट्रिंग की अगर कोई वाइब्रेशन करेंगे तो एक पर्टिकुलर टाइप का पार्टिकल एग्जिस्ट करता है, अलग तरह से वाइब्रेट करेंगे तो अलग पार्टिकल एग्जिस्ट करेंगे, एंड अप टू सो ऑन। बहुत है इसके बारे में बताने, मैंने बताया ना रिसेंटली इसके बारे में स्टडी कर रहा था, काफी दिमाग फटने को हो जाता जब मैं इसकी मैथमेटिक्स देखता हूं तो। बट आई विल डिस्क्राइब एवरीथिंग इन अपकमिंग वीडियोस। बट सोच के देखो भाई, इसमें भी कुछ नहीं डिफरेंस। लूप क्वांटम ग्रेविटी बताते हैं कि फंडामेंटल लेवल पे तो है ही नहीं टाइम जैसी कोई चीज। अगर तुम यहाँ पे देखोगे लूप क्वांटम ग्रेविटी में, अगर तुम लोग ये चीज देखोगे तो इसमें बताया है इट रिप्लेसेस स्पेस टाइम। स्पेस टाइम जैसी कोई चीज नहीं है, यहाँ पे स्पिन नेटवर्क्स होते हैं, कुछ लूप्स एग्जिस्ट करती हैं। डिस्क्रीट चंक ऑफ ज्योमेट्री, नो ग्लोबल टाइम वेरिएबल, देयर डज नॉट एग्जिस्ट टाइम वेरिएबल। ये थ्योरी बताना चाहती है कि शायद आज तक जो हम इतनी कॉम्प्लिकेशंस झेल रहे हैं ये टाइम जैसे वेरिएबल के लिए, शायद वो टाइम वेरिएबल ही एग्जिस्ट नहीं करता। देयर एग्जिस्ट मेनी अदर वेरिएबल्स जो कि वैसा ही काम करते हैं जो टाइम करता है, और उतने कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है। टाइम क्या करता है? अगर हमारे यूनिवर्स में टाइम जैसे वेरिएबल को हटा दें तो क्या हमारा यूनिवर्स रुक जाएगा? नहीं। और जरूरी हो जाएगा हमारे यूनिवर्स में वर्ड यूज करना, चेंज। तो हमारे यूनिवर्स में सभी चीजें, सभी टास्क परफॉर्म हो रहे हैं, सभी इंटरेक्शंस हो रही हैं, जो भी हो रहा है, इट इज जस्ट बिकॉज देयर इज सम चेंज ऑफ समथिंग विद रिस्पेक्ट टू अदर थिंग। ऐसा ये थ्योरी हमें बताना चाहती है। और लूप क्वांटम ग्रेविटी में जो कॉस्मोलॉजी है, इसे हम लूप क्वांटम कॉस्मोलॉजी बोलते हैं। इसमें बिग बैंग नहीं कि एक धमाका हो गया, रैपिड एक्सपेंशन ऑफ स्पेस टाइम हो गई, नहीं। इसमें बताया गया है बिग बाउंस के बारे में। यूनिवर्स बना, डिस्ट्रॉय होने की तादाद पे था, और उससे पहले एक्सपेंड हो गया, एंड अप टू सोन। साइक्लिक यूनिवर्स, हिंदू फिलोसफी पे भी अगर तुम देखोगे तो इसके बारे में बात हो रखी है। कॉन्ट्रैक्ट होता होता यूनिवर्स जा रहा था, अवॉइड किया इसने सिंगुलैरिटी को, पूरा यूनिवर्स एक जगह पे नहीं आया, इसने रैपिड एक्सपेंशन फिर से हो गई, ये एक्सपेंशन होती रही। अब जो पहले वाला था, जो कॉन्ट्रैक्टिंग यूनिवर्स है और बीच में सिंगुलैरिटी बनने ही वाली थी कि एक्सपेंड हो गया, वो कॉन्ट्रैक्शन और वो जो एक्सपेंशन है, वो दो चीजों में जो भी इंसान है, जो भी कॉन्शियस बीइंग होगी, उसे ऐसा लगेगा कि वो उसका समय जो वो आगे की तरफ फ्लो कर रहा है, बट नहीं, चीजें जस्ट फ्लो कर रही हैं फ्रॉम लो एंट्रोपी टू हायर एंट्रोपी एंड नथिंग एल्स। यहां लिखा भी हुआ है, व्हाई वी फील डायरेक्शन, एंट्रोपी इंक्रीजेस अवे फ्रॉम द बाउंस। अगर जो तुम बाउंस देख रहे हो, उसे लेफ्ट में भी एंट्रोपी बढ़ी हुई थी, उसके राइट में भी एंट्रोपी बढ़ी हुई थी, इन बोथ द डायरेक्शन। सो बोथ साइड्स थिंक दे मूव फॉरवर्ड। दोनों ही सोचते हैं कि आगे की तरफ ही मूव कर रहे हैं। हर जगह पे वही घूम फिर के एंट्रोपी ही है जो हमें बता सकती है, डिफरेंस बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर। एंड अब बारी है ब्लैक होल्स की। ब्लैक होल्स की। क्या ब्लैक होल्स हमें बता सकते हैं डिफरेंस बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर? द आंसर इज यस।
ये भी हमें बता सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया ना हमारे यूनिवर्स में सबसे खतरनाक, सबसे तगड़ी मशीन क्या है एंट्रोपी को एक्सप्लेन करने के लिए, दैट इज ब्लैक होल। ब्लैक होल से ज्यादा एंट्रोपी हमें कहीं देखने को मिली नहीं है अभी तक, जितनी भी मैंने मैथमेटिकल कैलकुलेशन की है या जो भी ऑब्जर्वेशन की है। मैं एक्सप्लेन उसको अच्छे से करना चाहूंगा। इससे पहले कि मैं एक्सप्लेन करूँ, एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। एक श्वार्ज़चाइल्ड फिजिसिस्ट थे। आइंस्टाइन ने जब अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी 10 साल लगे भाई उनको अपने फाइनल इक्वेशंस पे पहुंचने के लिए। 1905 से लेकर 1910 तक इतने साल लग गए उनको इक्वेशंस को सही इक्वेशंस को बनाते बनाते। लेकिन 1915 में जैसे उन्होंने अपनी थ्योरी को पब्लिश किया, उसके कुछ हफ्ते बाद ही वो एक लेटर रिसीव करते हैं आइंस्टाइन। उसमें उनकी थ्योरी का एक सॉल्यूशन था कि अगर कभी भी हमारे यूनिवर्स में एक स्फेरिकल बॉडी है तो उसके आसपास का स्पेस टाइम कैसे बिहेव करेगा, और बड़े ही खूबसूरत तरीके से उसको एक्सप्लेन किया हुआ था। मैं जब अपने बीएससी एमएससी में था ना, तो वो मैंने सॉल्यूशन पढ़ा था। हमारी बुक्स में आज भी वो पढ़ाया जाता है। इतना खूबसूरत सॉल्यूशन है, विच इज श्वार्ज़चाइल्ड सॉल्यूशन। जब आइंस्टाइन अपनी थ्योरी को पब्लिश कर रहे थे, तब एक इंसान था जो वॉर में लड़ रहा था, उसका नाम था श्वार्ज़चाइल्ड। वो श्वार्ज़चाइल्ड सोचो वॉर में लड़ रहा है, वो होते ना तोप के गोले से फेंकने होते हैं, वो उनका काम था, उसकी ट्राजेक्टरी को कैलकुलेट करना उस समय में। लेकिन उनको इतना समय मिल गया, उन्होंने अपने लेटर में भी यही लिखा था कि वॉर जो है वो काइंड इनफ है, उसने मुझे उतना समय दे दिया कि मैं वो तोप के गोले चलाते चलाते या जो भी मैं फेंक रहा हूँ, जो भी मैं छोटे मोटे बॉम्ब बना रहा हूँ, उसके बीच में मुझे उतना समय मिल गया कि तुम्हारी ये जो खूबसूरत सी थ्योरी है मैं इसको सॉल्व करूं, उसका एक सॉल्यूशन निकालूं। और और वो सॉल्यूशंस का आउटकम आज भी हम देखते हैं कितना खूबसूरत है। उसी इक्वेशन से स्टार्ट हुई है ब्लैक होल की सारी कहानी, कि क्या होगा अगर हमारे यूनिवर्स में एक 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 ऐसा मास पड़ा हुआ है जिसको कॉन्ट्रैक्ट करते 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 अगर सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर जाए वो पूरा का पूरा मास, सारे उसके एटम्स के बीच का स्पेस गायब हो जाए, उसके उसके जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है वो मिलकर न्यूट्रॉन्स में बदल ले, वो न्यूट्रॉन स्टार से भी ज्यादा कोलैप्स कर जाए और वो फाइनली ब्लैक होल बन जाए, तो क्या होगा उसके अराउंड स्पेस टाइम का। वहां से शुरुआत हुई इन चीजों की। हालांकि वो एटर्नल ब्लैक होल के बारे में बात करते थे, ऐसा ब्लैक होल जो कि प्रैक्टिकल नहीं है, मतलब प्रैक्टिकल इन द सेंस कि वो एटर्नल है, वो हमेशा रहता है हमारे यूनिवर्स में। दैट इज श्वार्ज़चाइल्ड ब्लैक होल। और उसी का एक आउटकम था व्हाइट होल, जस्ट ऑपोजिट। दो सॉल्यूशन थे, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो सॉल्यूशन आते ना, वैसे ही श्वार्ज़चाइल्ड की इक्वेशन के भी दो सॉल्यूशन थे। एक सॉल्यूशन ब्लैक होल्स को रिप्रेजेंट करता था, फिर उसका ऑपोजिट था वो व्हाइट होल। और यही कार्लो रोविली, इनके बारे में एक और बार बताना चाहूंगा। तो मैं इनकी बुक भी पढ़ रहा था व्हाइट होल्स के नाम से, तो रिसेंटली अभी इन्होंने पब्लिश की थी। तो इन्होंने इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया व्हाइट होल्स पे। ये प्रे करते हैं कि, इनकी बुक में पढ़ा था, ये प्रे करते हैं कि ब्लैक होल्स जैसे डिस्कवर हुए एक दिन व्हाइट होल्स भी डिस्कवर होंगे। बट ब्लैक होल में हम पास्ट फ्यूचर को कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ऐसे कि जब मैं लास्ट टाइम वीडियो में भी बताया था, पूरी मैथमेटिक्स सॉल्व की थी, मैं जरूर दूंगा उसका डिस्क्रिप्शन लिंक। जब हम अपनी इक्वेशंस को सॉल्व करने जाते हैं ना, ये रहा ब्लैक होल, और ये देखो मैं दिखाना भी चाहूंगा, ये देख रहे हो, ये जो रेडिएशन है उसके अंदर एक काला सा रीजन है, ये गड्ढा सा, ये इवेंट होराइजन को रिप्रेजेंट करता है। इवेंट होराइजन का मतलब एक ऐसी बाउंड्री एग्जिस्ट करती है जिसके आगे अगर तुम चले गए तो वापस आना इम्पॉसिबल है, वापस नहीं आ सकते। इवन लाइट कैन नॉट एस्केप। सोचो ये गड्ढा है, लाइट चल रही है सीधी 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 सीधी, लाइट को तो सीधा चलना है ना, सीधी चलती चलती गड्ढा है तो उसको गड्ढे में गिरना ही पड़ेगा यार, वो जंप नहीं कर सकते, कॉन्शियस थोड़ी गई यहां से दिखा जंप करके यहाँ, ऐसे नहीं, वो गड्ढे में गिर गई, अब वापस ही नहीं आ सकता कोई। मैंने पहले भी एग्जाम्पल दिया था, दोबारा भी देता हूँ। मान लो फॉर एग्जाम्पल मेरे मुंह में बहुत सारा पानी और उसमें बहुत सारी मछलियां तैर रही है, और पानी ना अंदर की तरफ जा रहा है, अब मछलियों को बाहर निकलना है तो क्या करना होगा, ये रहा पानी फॉर एग्जाम्पल, इसी बहाने पानी भी पी लिया। तो मेरे मुंह के अंदर बहुत सारा पानी बहुत ज्यादा तेज गिरता जा रहा है, अगर मछली को बाहर आना है तो उसको जो पानी नीचे गिर रहा है उसकी स्पीड से ज्यादा तेज ऊपर आना होगा, ज्यादा तेज आना होगा। लेकिन ये जो स्पेस टाइम अंदर जा रहा है ना, ये जो पानी अंदर जा रहा है मेरे मुंह के, इसकी स्पीड स्पीड ऑफ लाइट से भी बहुत ज्यादा तेज है। जो जो स्पेस टाइम है ना वो इतना ज्यादा डिस्टोर्ट हो जाता है, इतना ज्यादा बेंड हो जाता है अराउंड द ब्लैक होल कि इवन लाइट कैन नॉट एस्केप। लाइट को भी बाहर आने के लिए लाइट के पास भी उतनी स्पीड नहीं होती कि वो बाहर आ जाए, एज कंपेयर टू जो स्पेस टाइम अंदर जा रहा है उस ब्लैक होल के। है ना कितनी कमाल की बात। अब होता क्या, जब मैंने इक्वेशन लास्ट टाइम यूज करके दिखाई थी तो उसमें मैंने मैथमेटिकली दिखाया था बाय द वे, अभी तो मैं सीधा थ्योरेटिकली बता रहा हूँ।
तो उसमें मैंने दिखाया कि बड़ी अजीब सी कहानी होती है यार, जब हम इवेंट होराइजन के अंदर जाने की कोशिश करते हैं ना, तो स्पेस टाइम में बदल जाता है, टाइम स्पेस में बदल जाता है। इसका मतलब है जो ब्लैक होल के अंदर जो सिंगुलैरिटी होती है, अगर एक स्टार है, स्टार तब तक तो स्टार है जब तक उसके अंदर फ्यूजन रिएक्शन चल रही है, उसके सेंटर में हाइड्रोजन मिल रहे हैं, हीलियम में बदल रहे हैं और कुछ एनर्जी निकल रही है, तो एक आउटवर्ड प्रेशर लगता है, आउटवर्ड प्रेशर लगता है, आउटवर्ड प्रेशर। लेकिन ग्रेविटी भी बहुत ज्यादा है, ग्रेविटी अंदर धकेलने की कोशिश करती है लेकिन आउटवर्ड प्रेशर। एक समय आता है जब सारे हाइड्रोजन मिलकर बन गए हीलियम, जो भी प्रोडक्ट बनने थे, जो भी एलिमेंट बनने थे फाइनली बन गए। अब आउटवर्ड प्रेशर लगना बंद, तो स्टार की ग्रेविटी ओवरकम कर लेती है, डोमिनेट, और वो एक पॉइंट बन जाता है जिसे हम सिंगुलैरिटी बोलते हैं। लेकिन जैसे वो कोलैप्स कर गई, जितना बड़ा वो स्टार था, उसके बाद कोलैप्स करने के बाद एक न्यू रीजन क्रिएट हो जाता है जिसको हम बोलते हैं इवेंट होराइजन, जिसके बाद इवन जैसे मैंने बताया लाइट कैन नॉट एस्केप, और वो जो छोटा सा रीजन बनता है उसे हम सिंगुलैरिटी कहते हैं। मैंने इसके बारे में भी कई बार एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि मान लो मैं हूँ और मेरे साथ एक मेरी दोस्त है वीना। इसको भी मैंने कई बार एक्सप्लेन करने की कोशिश की। अगर एक मैं हूं और एक मेरी दोस्त है वीना, मैंने वीना को धक्का दे दिया फॉर एग्जांपल, पहले उसने दिया था अब मैंने दिया है, और जैसे ही मैंने उसको धक्का दिया मैंने उसको खींच के खुद गिर गया। क्यों गिरे भाई, किसी को है ना। तो जैसे ही मैं ब्लैक होल के अंदर गिर रहा हूं, मेरे पास अब सामने, और मैं कुछ भी नहीं कर सकता यार, इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल टू गो बैक, पॉसिबल ही नहीं है। तो मेरे पास एक ही तरीका है सिंगुलैरिटी की तरफ अपने जान को सौंप दूं सिंगुलैरिटी के लिए। लेकिन हमें पता लगा मैथमेटिकल इक्वेशन से कि वो सिंगुलैरिटी इज नॉट अ पॉइंट इन स्पेस, इट इज अ पॉइंट इन टाइम, इट इज द एंड ऑफ टाइम। मतलब वो जो सिंगुलैरिटी है वो कोई वो कोई कोई जगह नहीं है जहां पे हम पहुंचेंगे, वो एंड ऑफ टाइम है, वो एंड ऑफ वो फ्यूचर में एक पॉइंट है। ये हमें मैथमेटिकल इक्वेशंस बताती हैं, और यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ पास्ट और फ्यूचर में क्या डिफरेंस है। हमें हमें सिर्फ फ्यूचर की ही डायरेक्शन में लेके जा रहा है। तो ब्लैक होल मैंने बताया ना, एंट्रोपी का जो है सबसे ज्यादा एंट्रोपी ब्लैक होल के अंदर एग्जिस्ट करती है, और हमें वहीं पे सबसे बढ़िया से डिस्टिंग्विश देखने को मिलता है पास्ट और फ्यूचर में। मेरे को जब वीना को वापस खींच के खुद गिर गया था, उसके बाद मैं फ्यूचर में ही जा सकता हूँ, एंड इट्स द एंड ऑफ टाइम एट सिंगुलैरिटी। हाँ, मेरे को एटर्नल होना होगा उसके लिए, मतलब ब्लैक होल के अंदर गिरते ही मैं तो, मेरे तो एटम्स खिंच जाएंगे भाई इधर उधर। वो अलग बात है कि मैं एटर्नल हूँ, एज्यूम कर रहा हूँ ऐसा। और जो मैंने व्हाइट होल्स के बारे में बात की, व्हाइट होल जस्ट ऑपोजिट है ब्लैक होल के। अब ब्लैक होल क्या होता है, जिसके अंदर चीजें गिर रही हैं, ऑल्दो वो इवेंट होराइजन, ये इवेंट होराइजन है और ये एक ऑब्जेक्ट है। जैसे इवेंट होराइजन के पास, इवेंट होराइजन पे ही पहुंचा ये सेब, मुझे लगेगा फ्रीज हो गया। इसके लिए ये अंदर गिर रहा है नॉर्मली जैसे गिरना चाहिए इसको, मुझे लगेगा फ्रीज हो गया, क्योंकि लाइट ही नहीं पहुंच पाएगी मेरे तक। इवन लाइट कैन नॉट एस्केप। जो भी चीज अंदर गिर रही है मेरे रिस्पेक्ट में, जो मैं बाहर से देख रहा हूं, उसके लिए उसका समय रुक चुका है। लेकिन जो अंदर गिर रहा है उसका समय नॉर्मल चल रहा है। अगर मेरे पास एक घड़ी और जो अंदर गिर रहा है उसके पास एक घड़ी, मैं नोटिस करूंगा, मैं अपनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करूंगा, तो उसका समय रुक जाना चाहिए, उसके लिए समय नहीं बीतना चाहिए। और उसके लिए जो अंदर गिर रहा है उसके लिए नॉर्मल चल रहा है टाइम, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, अप टू सो ऑन, उसके लिए वैसे ही चल रहा है समय। दिस इज जस्ट द गेम ऑफ पर्सपेक्टिव, रिलेटिव है। और कौन सा समय सही है, मेरे वाला या उसके वाला? आइंस्टाइन कहते हैं क्वेश्चन ही पूछना गलत है, ऐसा होता ही नहीं है सही समय गलत समय, इट इज ऑल रिलेटिव, एंड दैट इज वाई जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। व्हाइट होल्स के बारे में बताना चाहूँ, दे आर एक्सट्रीमली रेयर, शायद वो एग्जिस्ट करते भी नहीं होंगे हमारे यूनिवर्स में, क्योंकि अगर हम थर्मोडायनेमिकली देखें दे आर इलीगल टू एग्जिस्ट। मैंने एक लाइन लिखी थी, मैं एग्जैक्ट पढ़ के सुनाना चाहूंगा उसको। कभी कभी ऐसा अकेले में बैठो ना तो बहुत खतरनाक सी लाइनें निकलती हैं दिमाग से। ये रहा व्हाइट होल्स। दे रिक्वायर एक्सट्रीमली फाइन ट्यून्ड लो एंट्रोपी इनिशियल कंडीशंस। बहुत ही ज्यादा फाइन ट्यून कंडीशंस होनी चाहिए तब व्हाइट होल्स जैसी चीज एग्जिस्ट करती है। दे आर मैथमेटिकली लीगल, जैसे मैंने बताया श्वार्ज़चाइल्ड की सॉल्यूशन से हमें दिखा था कि ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट करनी चाहिए, बट थर्मोडायनेमिकली दे आर इलीगल। सो फाइनली
अगर मैं कंक्लूड करना चाहूँ इस वीडियो को, तो क्या डिफरेंस है पास्ट और फ्यूचर में? द आंसर विल बी सिर्फ एंट्रोपी ही है एक ऐसी चीज जो पास्ट और फ्यूचर में डिफरेंस बता सकती। क्यों टाइम पास्ट से पास्ट में ना जाके पास्ट से फ्यूचर में जाता है? द ओनली आंसर इज टाइम, या फिर हमारा यूनिवर्स उस डायरेक्शन में इवॉल्व होता है। एरो ऑफ टाइम के बारे में अगर बताना चाहूं तो हमारा यूनिवर्स उस डायरेक्शन में इवॉल्व होता है जहां पर रैंडमनेस, जहां पे ज्यादा नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स एक्सप्लोर की जा सके, एंड दैट इज इट, दैट इज फ्यूचर। Future is something where we can explore more number of micro states as compared to past, जहां पे लेस नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स और खत्म, इतना ही है। इसलिए हमारा जो टाइम है वो पास से पास में ना जाके पास से ऐसी कंडीशन में, जैसे हम फ्यूचर बोल रहे हैं, ऐसी कंडीशन में जाता है जहां पे माइक्रो स्टेट्स ज्यादा हो, एंड दैट इज द डिफरेंस बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर। बाकी हमारी थ्योरीज एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, वो बहुत दुविधा वाली बात है, जिसके लिए हम क्वांटम ग्रेविटी, स्ट्रिंग थ्योरी, क्वांटम लूप ग्रेविटी और भी बहुत सारी थ्योरीज पे काम कर रहे हैं। तुम लोगों का क्या कहना है इस पे जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। और अब से क्वांटम संडे आने वाला है। क्वांटम संडे का मतलब होगा मैं अपने पूरे वीक में जो भी पढ़ूंगा उसको थोड़ा थोड़ा चंक्स में रिकॉर्ड करता रहूंगा और पूरा जब कंबाइन हो जाएगा उसको संडे को अपलोड करूंगा, और तुम लोग देखोगे उसमें मैं क्या क्या चीजें सीखता हूँ, और तुम्हें ईजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। इवन मैं अपने ब्लैक बोर्ड का यूज करके उसको मैथमेटिकली भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, जितना ईजी मैं बना सकता हूँ, बट नॉट एनी सिंपलर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखना, जो भी थॉट्स होंगे वो मेरे को जरूर बताना। मिलते हैं, बाय बाय।